मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। आज हम क्षेत्रमिति के भाग 2 यानी प्रश्नावली 14 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 14 में आपको आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने अध्ययन करेंगे घनाभ का। बात घनाभ की आकृति रही। घनाभ का आकार कैसा होता है, घनाभ होता क्या है। तो घनाभ 6 आयतों से मिलकर एक बनी आकृति होती है। उदाहरण के तौर पर ये जो डस्टर है ये घनाभ आकार है, यानी घनाभ में 6 फलक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये 6 तो हो गए फलक। इसके बाद में 8 होते हैं इसमें शीर्ष, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और किनारे या कोर 12 किनारे या कोर होते हैं। देखो 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार से 4 नीचे की साइड में हो गई और 4, 4, 8, 9, 10 और 11 और 12। तो घनाभ और उदाहरण आप देख सकते हो। अपने ईंट की आकृति है वो घनाभाकार होती है, माचिस की आकृति है वो घनाभाकार होती है। अगर अपने समतल पर इसको डायग्राम द्वारा इसको दर्शाना चाहें तो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। जैसे मैंने ये एक फलक बनाया है, ठीक है। जैसे ये एक फलक आपको सामने दिख रहा है, ये फलक है। उसके बाद में ये इसका दूसरा फलक, ये इसका दूसरा फलक, यानी बिल्कुल इसके विपरीत साइड वाला ये फलक है ये। यानी दो फलक सेम होते हैं, 2 आयतें सेम होते हैं। अब तीसरा ये ऊपर की साइड वाला फलक तैयार हो गया, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। और चौथा ये जो नीचे की साइड वाला, और 2 अपने आप आपको मिल गए ये साइडों वाले। तो इस प्रकार से घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6। घनाभ में फलक कितने होते हैं? 6। और शीर्ष होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 शीर्ष होते हैं, फलक 6 होते हैं, जो अपने अलग अलग तैयार करके मैंने बताया आपको। उसके बाद में किनारे होते हैं 12, यानी जिसको कोर कह सकते हो आप। तो ये 1, ये 2, ठीक है। ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6, ये 7 और ये 8, ये 9 और ये 10, ये 10, ये 11 और ये 12। इस प्रकार से फलक कितने हो गए आपके घनाभ में? फलकों की संख्या है 6। शीर्ष हो गए आपके पास 8 और कोर यानी किनारे वो हो गए आपके पास 12। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि घनाभ है जिसमें 6 आयतों से बनी आकृति होती है। तो घनाभ का प्रत्येक फलक क्या होता है? आयत होता है, ठीक है। अब इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आपके पास कितने आयत होंगे? 6। इनकी अलग अलग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगी, उस हिसाब से इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसका आयतन भी ज्ञात करेंगे। इसके विकर्ण की लंबाई जैसे ये डस्टर है आपके सामने, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है या यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, तो इसके विकर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने अध्ययन करते हैं घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब 6 पृष्ठों का। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया?
संपूर्ण पृष्ठ, यानी संपूर्ण पृष्ठ कितने हो गए 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल है, ये हो गया। अब आप पहले मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक फलक क्या होता है, आयताकार होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब दो सेम है, ये लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका सेम ये भाग है, तो इसको 2 से अपने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। उसके बाद में चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये इनकी चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये दोनों भाग भी क्या है, सेम है, तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई को आपने क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। फिर उसके बाद में ऊंचाई इंटू लंबाई, ये तो आपकी ऊंचाई हो गई और ये उसकी हो गई लंबाई, तो ऊंचाई इंटू लंबाई, ये भी दोनों सेम है, तो इसका 2 से क्या हो गया, गुणा हो गया। इस प्रकार से अपने 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल है लिख सकते हैं। उसके बाद में कई बार क्या होता है कि घनाभ में 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। जैसे मान लो आपके पास बगैर ढक्कन का एक संदूक है, बगैर ढक्कन का संदूक है, उसमें आपको अंदर या बाहर कहीं पॉलिश करनी है, तो बगैर ढक्कन का है तो ऊपर ढक्कन नहीं है, ढक्कन नहीं है तो ये साइड नहीं है, ये साइड नहीं है, तो इनकी साइड कितनी बची है आपके पास, 5, 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 साइडों का अपने ज्ञात करेंगे, तो ये साइड 2 बार ही नहीं है आपके पास, ठीक है। ये साइड कितनी बार हो गई, एक ही बार हो गई, यानी आपके पास केवल पेंदे वाला हिस्सा है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया फिर लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, प्लस बाकी पृष्ठ हैं दो बार हैं, तो 2 यहाँ आ गए, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि आपके पास केवल 4 ही पृष्ठ होंगे। जैसे मान लो एक कोई कमरा है, कमरे के चारों दीवारों पे आपको सफ़ेदी करवानी है या रंग करवाना है, तो फिर आपके पास ये पूरी की पूरी साइड गायब हो गई, नहीं तो आपके पास छत बची और नए फर्श, केवल आपके पास क्या बची है, इस कमरे की चारों दीवारें, तो ये पूरी की पूरी साइड क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो आपका सूत्र यहाँ से हो गया, चारों दीवारों 2 इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब 5 पृष्ठों के अपने बगैर ढक्कन के संदूक की थी, तो इसी प्रकार से आपको कमरे का उदाहरण दे दिया कि कमरे के अंदर सफ़ेदी करवानी है या रंग करवाना है, नए चारों दीवारों की बात कही आपको और नए फर्श की बात कही, नए छत की बात कही। सिर्फ आपको ये बोला गया प्रश्न में कि कमरे का ये नाप है और कमरे के अंदर आपको क्या करवानी है, सफ़ेदी करवानी है। तो सफ़ेदी अपने छत पे भी कर सकते हैं, केवल फर्श पे नहीं कर सकते, तो इसलिए कमरे की आपके पास कितनी साइड हुई, 5 साइड, तो उसी में ये सूत्र लगेगा। 5 साइड 5 पृष्ठों का ये है, इसमें आप प्रश्न को देख के और आपको ध्यान करना होगा कि आपके पास पृष्ठ कितने हैं। अगर संपूर्ण पृष्ठ है तो ये लगेगा, 5 पृष्ठ की बात है तो ये लगेगा। अब बात रही 4 पृष्ठ की बात है, तो 4 पृष्ठ की बात है तो ये पूरा यहाँ से गायब हो जाएगा और ये सूत्र बन गया आपका। ये कितने का बच गया, 4 पृष्ठ, 4 पृष्ठ या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे छोटी कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये सूत्र आपकी छोटी कक्षा में आया हुआ है। उसमें इस प्रकार से लिखा, ऊंचाई देखो, यहाँ ऊंचाई यहाँ ऊंचाई, पद 2 है आपके पास, बीच में प्लस का चिन्ह है और दोनों पदों में ऊंचाई कॉमन है, 2 बार हैं और आपने ऊंचाई कॉमन ले ली, तो आपके पास क्या बचा, चौड़ाई प्लस लंबाई, चौड़ाई प्लस लंबाई या लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी से ये सूत्र बनाया है। आपको छोटी कक्षा में डायरेक्ट ये बताया गया था कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई या चौड़ाई प्लस लंबाई। तो इस प्रकार से अपने घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित चाहे 6 पृष्ठ हो, चाहे 5 पृष्ठ हो और चाहे 4 पृष्ठ हो, इन सूत्रों के आधार पे अपने इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित कुछ माप लेके इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसमें जैसे आपको एक घनाभ की लंबाई दे रखी है, घनाभ की लंबाई बराबर 90 सेमी, चौड़ाई बराबर 50 सेमी, कोमा और ऊंचाई बराबर है 30 सेमी। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 30 सेमी। और आपको ज्ञात क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपको
जैसे मैंने बताया था 5 प्रश्नों की बात होगी, तो आपको प्रश्न पढ़ के और आपको खुद को दिमाग लगाना होगा कि इसमें कितने प्रश्न उपलब्ध हैं, उस हिसाब से आपको उसमें सूत्र लगाना है। अब आपके पास प्रश्न है कि घनाभ की लंबाई 90 सेमी है, चौड़ाई 50 सेमी है, ऊंचाई 30 सेमी है, और ज्ञात क्या करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ज्ञात क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नाप आपको दे रखा है, तो आपको घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। अभी मैंने बताया आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई और प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये सूत्र लिख दिया। अब सूत्र में आप माप लिख दो कि 2 की जगह 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी है आपके पास 90, चौड़ाई कितनी है 50, फिर चौड़ाई 50, फिर ऊंचाई 30 और प्लस ऊंचाई 30 और फिर लंबाई 90। अब 3 पद हैं तीनों, तो अब प्रत्येक संख्या को अपने इसमें क्या करेंगे, गुणा 9 पंजा 45, ठीक है, 2 शून्य 9 और 50 की 4500 प्लस 5 तिया 15, 1500 प्लस 9 तिया 27, तो 0। अब इसका अपने तीनों पदों का क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। 2 से क्या करेंगे गुणा, तो 2 तो प्रत्येक में 0 है ही, 2 शून्य आ गई। उसके बाद में 7 और 5 12, 12 और 5 19, और 2 और 1 3 और 4 7, 7 और 1 कैंसिल हो गई, आपके पास है 8, और 0 0 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17, 17,800 सेमी स्क्वायर। अब ये तो आपको मैंने डायरेक्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र बताया। इसकी भाषा प्रश्न में चेंज हो सकती है। कैसे, जैसे मान लो इतने बाई इतने का एक संदूक है, इतनी संदूक की लंबाई है, इतनी चौड़ाई, इतनी ऊंचाई है, तो संदूक के बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल रंग करना है, तो रंग का खर्चा इतने रुपए है, तो रंग का संपूर्ण खर्चा ज्ञात करो। तो बात वो सेम ही है। आप पहले संदूक का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख कर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। उसके बाद में जितने रुपए प्रति वर्ग सेमी आपको दे रखे हैं, उन रुपयों से जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है उसको आप अगर गुणा कर दोगे तो पेंट या रंग का पूरा खर्चा आ जाएगा। इसी प्रकार कोई संदूक की बात पूछी जा सकती है, जैसे एक संदूक है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और इतनी है, उसके बाद में आपको उस संदूक पर कवर लगाना है, कोई कपड़े का कवर लगाना है, तो कवर में कपड़े की कितनी आवश्यकता होगी, तो उसका क्षेत्रफल है ज्ञात करो। तो वही बात है सेम, आप संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जितना संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उतना ही उसके बाद कवर का क्षेत्रफल होगा, तो ये कवर का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार से आपको अन्य मतलब प्रत्येक भाषा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सूत्र यही रहेगा, तरीका यही रहेगा, बस सिर्फ प्रश्न का थोड़ा टाइटल चेंज होगा, उस हिसाब से आप उसको काम में ले सकते हो। तो ये हो गया संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद में बात करते हैं अपने आयतन की। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब तो ये है कि मतलब इसका संपूर्ण बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, उसको बोलते हैं अपने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। थोड़ा दोबारा बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो अपने इसको कितनी दूर में स्पर्श कर सकते हैं, ये इस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। इस पर कितनी दूर में आप कलर कर सकते हो या कितनी दूर पे इस पर कवर चढ़ा सकते हो, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। उसके बाद में बात करेंगे अपने घनाभ के आयतन की। किसकी बात करेंगे, घनाभ के आयतन की। आयतन का मतलब होता है कोई भी वस्तु वायुमंडल में कितना स्थान घेरती है, उसको अपने क्या कहेंगे, उस वस्तु का आयतन कहेंगे। अब जैसे ये डस्टर मैंने हाथ में ले रखा है, तो ये कितना स्थान घेर रखा है वायुमंडल का, उसको अपने उसमें क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। और दूसरा तरीका आयतन से संबंधित ये भी पूछा जा सकता है कि इतने बाई इतने का एक कोई टब है घनाभाकार, तो उसमें कितना पानी आप डाल सकते हो, उसका मतलब आपको क्या पूछा जा रहा है, आयतन पूछा जा रहा है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होगा, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये घनाभ के आयतन का सूत्र है। उदाहरण के तौर पे अपने इसको करना चाहें या लिखना चाहें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे घनाभ की लंबाई 12 सेमी
ठीक है। चौड़ाई ले ली अपने 9 सेमी और ऊंचाई ले ली अपने 3 सेमी। ये घनाभ के माप हैं। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ले ली और आपको ज्ञात क्या करना है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन का सूत्र लिखा और इसमें संख्या लिखो आप। लंबाई कितनी दे रखी है 12, चौड़ाई 9 और ऊंचाई 3। तो 12 × 9 = 27। अब 12 7 या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हो 12 निम्मा 108 × 3। ये गुणा थोड़ा सरल रहेगा आपके लिए। 8 तिया 24, 3 एका 3। तो 12 8 84 की बजाय ये आपको कैलकुलेशन है सही रहेगा। बात रही आयतन की, तो आयतन आएगा सेमी क्यूब या घन सेमी। ये पीछे अपने 15 प्रश्नावली चल रही थी, उस टाइम भी मैंने बताया था कि भी क्षेत्रफल है वो वर्ग में आता है, आयतन है वो घन में आता है। इसका कारण क्या है कि आपने यहाँ गुणा किया 12 सेमी × 9 सेमी × 3 सेमी। तो ये तो गणितीय कैलकुलेशन हो गई आपकी 324। अब सेमी × सेमी × सेमी, तो सेमी का आपस में कितनी बार गुणा हो गया, 3 बार। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे अपने, सेमी क्यूब। ये कोई घनाभ की बात नहीं है, ये प्रत्येक आकृति की बात रहेगी। क्षेत्रफल में इकाई का वर्ग होता है और आयतन में इकाई का क्या होता है, घन। क्योंकि क्षेत्रफल में इकाई को इकाई से 1 बार गुणा किया जाता है और 2 बार गुणा किया जाता है, और आयतन में क्या किया जाता है, इकाई का परस्पर 3 बार गुणा किया जाता है। जैसे मान लो आप गुणा कर रहे हो x × x, तब तो आया आपके पास x²। गुणा कर रहे हो x × x × x, तो इसका मतलब हो गया x की क्यूब। यहाँ x है और यहाँ इकाई होगी, सेमी है तो सेमी और मीटर है तो मीटर। अब अगली बात करेंगे अपने घनाभ के विकर्ण की। घनाभ के विकर्ण की, तो घनाभ के विकर्ण का मतलब होता है कि एक शीर्ष से इसके विपरीत शीर्ष के बीच की दूरी कितनी है, वो क्या है, आपके घनाभ का विकर्ण है। जैसे आपको ये दिख रहा है आपका श्यामपटल, तो इसमें आप ये शीर्ष है आपके पास, दूसरा शीर्ष ये है, तो इन दोनों शीर्षों के बीच दूरी कितनी है, ये घनाभ का विकर्ण है। ठीक है। अब विकर्ण से संबंधित प्रश्न पूछने का तरीका एक तो ये हो सकता है कि घनाभ की ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, घनाभ का विकर्ण ज्ञात करो। परंतु परीक्षा में ज़्यादातर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। आपके पाठ्य पुस्तक में भी एक प्रश्न है, एक उदाहरण में भी प्रश्न है कि एक कमरे की आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी। उसके बाद में आपको ये पूछा गया है कि इसमें बड़ी से बड़ी कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है या कोई पाइप रखा जा सकता है। तो इसमें आप अपने घर पे देखो, आप अगर आपके पास कोई कमरा है और आपके अंदर उसमें कोई पोल या कोई बड़ी छड़ डालनी है, तो इसकी अधिक से अधिक दूरी कौन सी होती, क्या एक शीर्ष से इसके विपरीत शीर्ष के दूरी। जैसे ये अपने जो कक्ष है, इसमें अपने बड़ी से बड़ी छड़ रखने की कोशिश करेंगे, तो अपने गेट के किनारे से और इसके विपरीत जो शीर्ष है उसमें आप बड़ी से बड़ी छड़ रखी जा सकती है, जो लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई तीनों से सबसे लंबी दूरी होती है। तो इसमें घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है, घनाभ का विकर्ण। घनाभ के विकर्ण का सूत्र होगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ये घनाभ के विकर्ण का सूत्र है। ठीक है। अब अपने इस पे आधारित एक प्रश्न बनाते हैं कि एक कमरा 12 फुट लंबा, 9 फुट चौड़ा और 8 फुट ऊंचा है। तो इस कमरे में बड़ी से बड़ी कितनी छड़ रखी जा सकती है। फुट की बजाय इकाई आपके पास सेमी हो सकती है, मीटर हो सकती है, वो तो इकाई होनी तीनों संख्याओं की सेम होनी चाहिए। इकाई कुछ भी हो चाहे, तो आपके पास क्या दे रखा है, कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई 12 और चौड़ाई 8 और ऊंचाई दे रखी है आपको 9।
ये बात रही इकाई की, तो इकाई आप फुट ले सकते हो, सेमी ले सकते हो, परंतु अपने कमरे की बात करें इसलिए सेमी अजीब सा लगेगा। तो आपको पर्सन अगर किताब में दिया होगा तो उसके अनुरूप ही आपको इकाई दी हुई मिलेगी। ये मीटर में भी हो सकती है और ये क्या हो सकती है, फुट में भी हो सकती है। तो इकाई की अपने एक बार चर्चा नहीं करें, जो आपके पास इकाई होगी उस इकाई के हिसाब से आपको इस सूत्र में संख्या लिखिए और आपको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो अपने लंबाई कितनी है 12 की स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है 8 की स्क्वायर और प्लस ऊंचाई कितनी है 9 की स्क्वायर। ये आपने सूत्र में संख्या लिख दी। उसके बाद में आप 12 का वर्ग कितना होता है 144, 8 का 64, 9 का वर्ग हो गया 81। अब इस तीनों पदों का योग कर देते हैं अपने, 4 4 8 1 9 8 14, 14 और 4 18, असल थी नहीं आपके पास और यहाँ हो गया आपका 1। ठीक है, नहीं सॉरी एक अंसल थी ना, 5 4 9 8 6 14 और 4 18 और 1 और 1 अंसल थी आपके पास, ये 2 है, 279 हो गए। 279 का वर्ग होगा आपका 17। बात रही इकाई की, तो इकाई आपका सेमी फुट मीटर जो भी है वो होगा, परंतु होगा इकाई की नहीं सॉरी इकाई, ये तो आयतन की बात होगी ना, इतने इकाई 17 इकाई। ठीक है, तो ये विकर्ण की लंबाई हो गई। इसके आगे वर्ग ऐसे में नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ देखो आप भी, ये 12 की स्क्वायर है, ये 8 की स्क्वायर है, ये 9 की स्क्वायर है, परंतु यहाँ तीनों इकाइयों के बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है, यहाँ आपके पास केवल प्लस का चिन्ह है। तो ये केवल आपकी लंबाई मापी जा सकती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की ज्ञात कर सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक की ज्ञात कर सकते हो। तो ये घनाभ के विकर्ण की बात थी। अब घनाभ से संबंधित लगभग पूरी हो गई कंप्लीट। अब इसमें ये हो सकता है कई बार घनाभ के एक फलक का क्षेत्रफल दे दिया आपको और उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको नहीं दे रखी है, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया, लंबाई दे दी तो आप चौड़ाई ज्ञात कर सकते हो, चौड़ाई दे दी तो आप लंबाई ज्ञात कर सकते हो, परंतु इसके लिए आपको एक पृष्ठ का क्षेत्रफल सामने वाला देगा, उसके बाद में आप लंबाई या चौड़ाई में से एक ज्ञात कर सकते हो। उसके बाद में बात करेंगे अपने घन। तो घन और घनाभ में अंतर क्या है, आकृति दोनों सेम है। घनाभ में तो क्या था, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या थी, अलग अलग, क्या थी, अलग अलग। और घन में क्या होगी, तीनों समान। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि घन का प्रत्येक पृष्ठ है जो क्या होगा, वर्ग। घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होगा, वर्ग, यानी प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होगा। जैसे घनाभ में 6 आयतों से बना होता है, उसी प्रकार घन 6 वर्ग मिलकर बनाते हैं। जैसे ये डस्टर मैंने आपको घनाभाकार बताया था, परंतु इसका इस तरीके से नाप सोच लें अपने कि ये इतना है। ये अपने लूडो खेलते हैं तो वो आपका खेलने वाला होता है स्ट्राइक है, उसमें आप देखोगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है और घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम होगी। वही बात है, उसी में 6 पृष्ठ होंगे, 8 शीर्ष होंगे, 12 किनारे या कोर होगी। सिर्फ अंतर इतना है कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है और घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होंगी। तो अब अपने इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो वही बात है, उसमें तो तीनों अलग अलग थे इसलिए उनको जोड़ के 2 से गुणा किया था, और इसमें तीनों समान है और प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैंने बताया आपको प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, भुजा स्क्वायर। और घन में कितने वर्ग होते हैं, 6, तो इसको 6 से क्या कर दिया आपने, गुणा कर दिया। तो ये हो गया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद वही घनाभ वाली बात, आकृति आपके पास घन है, पृष्ठ कितने, अगर संपूर्ण पृष्ठ हैं तो 6 भुजा की स्क्वायर, 5 पृष्ठ हैं तो यहाँ 5 भुजा की स्क्वायर और 4 पृष्ठ हैं तो यहाँ
4 भुजागी स्क्वायर, यानी 5 पृष्ठ हैं तो 5 भुजागी स्क्वायर, वो आप प्रश्न पढ़ोगे तो पता चलेगा। और 4 पृष्ठ हैं तो 4 भुजागी स्क्वायर। आप प्रश्न देखिए, उसके आधार पे आपको सूत्र लगाना है कि भाई आपके पास 6 पृष्ठ उपलब्ध हैं तो ये सूत्र लगाओ, 5 पृष्ठ उपलब्ध हैं तो ये सूत्र लगाओ, और 4 पृष्ठ उपलब्ध हैं तो ये सूत्र लगाओ। अब उदाहरण के तौर पे अपने इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे घन की भुजा दे रखी है आपको 20 सेमी, घन की भुजा कितनी है 20 सेमी, और ज्ञात क्या करना है आपको, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन की भुजा है 20 सेमी, ज्ञात करना है आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ आप भुजा 6 भुजा स्क्वायर, तो 6 भुजा कितनी है आपके पास 20, तो 20 की स्क्वायर, 6 इंटू 400, तो 4 छिका 2400 सेमी स्क्वायर, 2400 सेमी स्क्वायर। ये आ गया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ की बात मैंने बता दी, घन और घनाभ में सिर्फ इतना ही अंतर है कि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग, उसमें सेम। पृष्ठ आपके पास 6 हैं तो ये सूत्र लगाओगे, 5 हैं तो मैंने बता दिया 5 से गुणा कर दोगे भुजा स्क्वायर को, और 4 हैं तो 4 से गुणा कर दोगे। उसके बाद में बात करें अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो और घन की भुजा आपको ज्ञात करनी हो। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा हो और घन की भुजा आपको ज्ञात करनी है, तो घन की भुजा, घन की भुजा, तो घन की भुजा क्या होगी, अंडर रूट क्षेत्रफल बटा 6, अंडर रूट क्षेत्रफल बटा 6। तो देखो यहाँ दोबारा देख लो, क्षेत्रफल क्या ज्ञात किया था आपने 6 भुजा स्क्वायर। अब आपको ज्ञात करनी है भुजा, तो 6 यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ गुणा में तो बट्टा में आ गए। आप यहाँ से स्क्वायर हटाई तो सामने क्या लग गया, अंडर रूट लग गया। तो इस प्रकार से भुजा का सूत्र हो गया क्षेत्रफल बटा 6 अंडर रूट। अब इसके बाद में अपने बात करेंगे, जैसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको 1014 सेमी स्क्वायर, और ज्ञात क्या करना है आपको, भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये सूत्र है आपके पास, घन की भुजा, घन की भुजा बराबर क्षेत्रफल बटा 6 अंडर रूट, क्षेत्रफल कितना है 1014 बटा 6। अब पहले 6 का भाग दो आप, 6 का 6 बच गए कितने आपके पास 4, ऊपर से उतारा आपने 1 तो 41 हो गई, तो 6 छिका 36, बच गए कितने 5, ऊपर से उतारे 4, 9 छिका 54, तो 169 का अंडर रूट। इसका मतलब हुआ आपके पास है 13 सेमी के 169 का वर्गमूल होता है 13। तो इस प्रकार से आपको भुजा 13 प्राप्त होगी। अब कई बार क्या होता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया और आयतन आपको पूछ लिया गया, तो आप पहले इससे भुजा ज्ञात करोगे और उसके बाद में आप क्या ज्ञात करोगे, उसका आयतन ज्ञात करोगे। तो आयतन का सूत्र भी अपने अध्ययन करेंगे। इससे पहले थोड़ी चर्चा एक और कर लेते हैं। ये तो दिया हुआ था आपको घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कई बार क्या होता है, घन के एक पृष्ठ का परिमाप देता है, एक पृष्ठ का परिमाप दे दिया आपको 28 सेमी उदाहरण के तौर पे। तो मैंने पहले बताया आपको कि घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, वर्ग होता है। तो इसका मतलब है कि ये वर्ग का परिमाप है। क्या है, वर्ग का परिमाप है। वर्ग का परिमाप दिया होगा तो आप वर्ग की भुजा ज्ञात कर सकते हो। तो वर्ग की भुजा होगी वही क्या होगी, घन की भुजा होगी। तो अपने वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा बराबर है 28, तो भुजा बराबर है 28/4, तो भुजा बराबर हो गया आपके पास 7। अब इससे प्रश्न आगे क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है और आयतन भी पूछा जा सकता है। दोबारा अपने उसको व्यवस्थित करें प्रश्न के रूप में कि एक घन के पृष्ठ का परिमाप 28 सेमी है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो या घन का
आयतन ज्ञात करो, तो उसमें सबसे पहले आपको भुजा ज्ञात करनी होगी। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के इसको हल कर दो, और आयतन की बात करता है तो आयतन के सूत्र का प्रयोग कर सकते हो आप। तो अब तीसरी बात रही अपने घन का आयतन। घन का आयतन का क्या सूत्र है? घन का आयतन भुजा क्यूब। क्यों कि तीनों भुजा क्या है? सेम है। तो भुजा इंटू भुजा, उसमें क्या था? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू और ऊंचाई। और इसमें भुजा इंटू भुजा, इसका मतलब हो गया भुजा की क्यूब। तो आपको जो भी नाप दे रखा है इस सूत्र में लिखो और उसका घन करो, क्या आ जाएगा आपके पास है? घन का आयतन। उसके बाद में कई बार क्या होता है, घन का आयतन दे देता है और भुजा या क्षेत्रफल पूछ लेता है। तो अपने देखो यहाँ से भुजा ज्ञात करेंगे, तो भुजा बराबर आयतन का घनमूल। तो आयतन का घनमूल ज्ञात कर लोगे आप, तो क्या आ जाएगी? भुजा। जैसे यहाँ से आपने क्यूब हटाया तो आयतन पर क्या लग गया आपके पास है? घनमूल लग गया। तो इस प्रकार से अपने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका आयतन, विकिरण की लंबाई, और अगर आयतन दे रखा हो तो भुजा कैसे ज्ञात करी जा सकती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो तो भुजा कैसे ज्ञात की जा सकती है, एक पृष्ठ का परिमाप दिया हो तो भुजा कैसे ज्ञात करी जा सकती है। तो इन सब के बारे में अपने ये चर्चा की है। तो मेरी आशा है और उम्मीद है कि आप बढ़िया मेहनत करके और प्रश्नावली 16.1 का ये लगभग आपके पास है मैटर आ गया है। इसके बाद अगर कोई बात शेष बची है तो अपनी अगली कक्षा में इसका अध्ययन करेंगे।